एपिसोड 19 कैन आई किस यू। तनय अदा को खाना ही खिला रहा था कि एक 40 से 45 साल का आदमी आया और तनय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चल। तनय ने सिर घुमा के उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपना कॉलर ठीक करते हुए बोला, भाई साहब मैं उस टाइप का नहीं हूँ। आप गलत जगह पर आके गलत बंदे पर हाथ डाल रहे हैं। वो आदमी तनय को घूरते हुए बोला, ज्यादा बकवास मत कर, ये लड़की हमारी है और तू। वो आदमी इतना ही बोला था कि तनय की आईब्रो चढ़ गई और वो खड़ा होते हुए बोला, ये गिलहरी तुम्हारी है। उस आदमी ने शांत होकर अपना सिर हाँ में हिल दिया। तनय की आंखें छोटी हो गई। उसने अदा से कहा, गिलहरी जरा अपनी आंखें बंद करो। अदा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया, पर तनय ने उसका हाथ पकड़ के मोड़ते हुए उस आदमी को घुमा के उसका हाथ उसकी पीठ से लगा दिया और उसके टकले सिर पर टपली मारते हुए बोला, क्यों रे देशी चमन अपनी बेटी को कोई ऐसे, वो भी ऐसी हालत में छोड़ता है। बेचारी गिलहरी गजनी बनी हुई है और तुझे अपने चमन पर तेल लगाने से फुर्सत नहीं है। जब अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता तो पैदा क्यों किया। तनय उस आदमी से बोलते हुए बार बार उसके टकले सिर पर मार रहा था और वो आदमी गुस्से में झल्लाते हुए बोला, छोड़ मुझे, तू जानता नहीं है मैं किसका आदमी हूँ। तनय उसके टकले पर और जोर से मारते हुए बोला, किसी का तो आदमी होगा, तभी ना ये गिलहरी दुनिया में आई। बिना किसी का आदमी हुए बच्चे कब से दुनिया में आने लगे। उस आदमी ने गुस्से में कहा, तुझे मजाक लग रहा है, तू बहुत जल्द मरेगा। तनय मुंह बना के बोला, चुप ओए चिरकुट, टकला सिर लेकर अपने आप को अनुपम खेर समझ रहा है। मेरी गिलहरी का पपा है इसलिए शक्ति से बात कर रहा हूँ, वरना बिना कब्र के आधा जमीन के नीचे और आधा जमीन के ऊपर होता। डॉट समझा, एक तो खुद मौत के दरवाजे पर पहुंचने वाली उम्र में आ गया है और मुझे धमकी दे रहा है, जिसकी अभी तक शादी तय भी नहीं हुई। कुछ तो शर्म कर। वो आदमी गुस्से में तिलमिलाया हुआ बोला, तुम दिमाग के ढीले हो क्या। ये लड़की तुमको मेरी बेटी लगती है, मैं इस लड़की को पकड़ने आया हूँ। तनय की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत उस आदमी का हाथ छोड़ दिया। वो आदमी अपना हाथ मसलते हुए तनय से कुछ दूर होकर उसको घूरने लगा। तनय ने फिर उस आदमी को देखा, फिर अदा को देखा। तनय ने मुंह बना लिया और बोला, बात तो सही है, तू देशी चमन कहीं से इस सुंदरी का पपा तो नहीं लगता। उस आदमी ने गुस्से में अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। कॉल करते ही होटल के अंदर ढेर सारे गुंडे हाथों में हॉकी और चाकू लिए आए और तनय और अदा को चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। होटल में गुंडों को देख के बाकी लोग खुद ही भाग के बाहर निकल गए। तनय शांति से खड़ा सब देख रहा था। वो आदमी तनय को देखते हुए बोला, तुझे अब समझ में आएगा मैं किसका आदमी हूँ। तनय ने फिर आईब्रो सिकोड़ ली और बोला, इसमें समझना क्या है रे, तू अपनी बीवी का आदमी। वो आदमी गुस्से में तनय के पास आया और अपनी गन निकाल के तनय के सिर पर रखते हुए बोला, बहुत शाना बन रहा है। तनय मुस्कुरा के बोला, शाना नहीं, मैं तो पहले से 1.5 शाना हूँ। वो आदमी तनय को घूरते हुए बोला, तुझे गन से डर नहीं लग रहा। तनय हंस दिया और फिर उस आदमी के टकले पर मारते हुए बोला, अरे गधे, पहले अपनी गन चेक कर, खाली गन लेकर मुझे डरा है, कुछ तो शर्म कर बुड्ढे। उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपनी गन ओपन की तो वो सच में उसकी गन में गोलियां नहीं थी। वो आदमी हैरान हो गया और तनय से बोला, तुमको कैसे पता गन में गोलियां नहीं है। तनय फिर से चेयर पर बैठ गया और बोला, चिरकुट, जो खुद गन बनाता हूँ उससे पूछ रहा है कैसे पता। वो आदमी शौक में तनय को देखने लगा। तनय ने फिर कहा, माना सुंदर हूँ,
इसका मतलब ये नहीं है 45 साल का बूढ़ा भी मेरे ऊपर आंखें सेकेगा। उस आदमी ने वो गन अपने दूसरे आदमी को दी और उससे एक दूसरी लोडेड गन ली और तनय के पास आके बोला, बहुत हो गई बकवास, तू गन फैक्ट्री में एक मजदूर होगा, उससे ज्यादा क्या। तनय ने मुंह बना लिया और बोला, मजदूर? ओए भाई, मैं किस एंगल से तुझे मजदूर लगता हूँ? वो आदमी तनय को घूरते हुए बोला, बकवास बंद कर और चुपचाप हमारे साथ चल। तनय फिर मुंह बना के बोला, क्यों? तुम क्या मेरे लिए बारात लेकर आए हो, जो दुल्हन समझ के मुझे ले जाओगे? वो आदमी तनय के सिर पर गन गड़ाते हुए बोला, बहुत बोलता है तू, यही ठोक दूंगा। चुपचाप चल वरना 4 कंधों पर जाएगा। तनय, 4 क्यों? मेरा दोस्त तो मुझे अकेले पीठ में उठा लेता है। ओ अच्छा, तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए मुझे उठा नहीं पाओगे। वो आदमी गुस्से में झल्लाते हुए अपने लोगों से बोला, मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो दोनों को और खींचते हुए ले चलो। उस आदमी का बोलना था कि एक आदमी अदा की तरफ बढ़ा और उसके शोल्डर पर हाथ ही रखने जा रहा था कि तनय ने उस आदमी के हाथ में कांटे वाली चम्मच घुसा दी। वो आदमी चीखते हुए दूर हो गया। चीख सुन के अदा ने भी आंखें खोल ली। तनय अदा को देख के मुस्कुरा दिया और बोला, गिलहरी, तुमको और खाना खाना है? अदा ने कोई जवाब नहीं दिया और तनय के पीछे खड़े गुंडों को देखने लगी। तनय ने अदा का फेस अपने सामने किया और बोला, बोलो गिलहरी, अगर खाना हो गया हो तो घर चलते हैं। इन गुंडों की फाइट देखने से अच्छा है मैं कोई मूवी देख लूं। अदा तनय को देख रही थी। तनय फिर अदा से बोला, मैंने अभी सिखाया था ना, जब तुम्हारा खाना हो जाए या किसी चीज में तुमको ओके बोलना हो तो अपनी पलकें झपका दो, नहीं तो अपना सिर ऐसे हाँ में हिला दो। अदा ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपनी पलकें फड़फड़ाने लगी। तनय हंस दिया और बोला, सो स्वीट गिलहरी, अब पलकें फड़फड़ाना बंद करो, बस एक बार पलकें झपकाते हैं, ओके? अदा प्यार से बोली, ओके। तनय भी मुस्कुरा दिया कि वो आदमी पीछे से आया और तनय के सिर पर गन का पिछला हिस्सा मारते हुए बोला, बहुत बकवास हो गई तेरी, बॉस ने तुम दोनों को सही सलामत लाने को बोला था, वरना अभी तक हाथ पैर तोड़ के ले जाता। तनय ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और घूम के उस आदमी को देखते हुए बोला, मार के अच्छा नहीं किया तूने। वो आदमी गुस्से में फिर से तनय के सिर पर मारते हुए बोला, ले फिर से मारा, बता क्या कर लेगा? हम इतने सारे हैं और तू अकेला, थोड़ी सी बॉडी बना के समझता क्या है, बहुत बड़ा हीरो है। तनय को भी अब गुस्सा आ गया था। वो खड़ा हुआ और पलक झपकते उस आदमी का हाथ मोड़ के उसके हाथ से गन छीनी और जितनी गोलियां उस गन में थी सारी एक एक करके उसके सिर में उतार दी। वहां का नजारा देख के बाकी सब शॉक हो गए। गन की आवाज से अदा भी डर से चीख दी। तनय ने अदा की तरफ देखा और मुस्कुरा के बोला, क्रैकर्स छोटी गिलहरी, जो हम लोग दीवारी पर छुटाते हैं, डरो मत। अदा आंखें बड़ी करे उस आदमी को देख रही थी। वो आदमी अपनी आंखें खोले जमीन पर मारा पड़ा था और उसके सिर से खून निकल रहा था। बाकी के गुंडे अभी जो हुआ उस एक्शन से बाहर आए और तनय को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो तनय ने अपनी गन निकाल ली और एक एक करके सबको शूट करने लगा। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे और तनय अकेला। कि एक आदमी छुप के अदा के पास आया और अदा की गर्दन पर चाकू रख के बोला, अपनी गन फेंक दो, वरना एक लड़की को मार दूंगा। तनय ने पीछे पलट के देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। वो अभी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर अदा को वो कोई इशारा भी करता है जिससे उस आदमी से बच सके तो अदा समझेंगी नहीं। अभी उसका गन रखना ही सही था, इसलिए तनय अपनी गन नीचे टेबल पर रखते हुए बोला, गिलहरी को कुछ मत करना।
तभी एक दूसरा आदमी तनय के पीछे आया और उसके सिर पर जोर से हॉकी मारी। तनय का सिर घूम गया। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसके सिर से खून बह निकला। अदा भी तनय को देख के डर गई थी, लेकिन बेचारी वो फिर कुछ नहीं बोल सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो तनय के दर्द को फील कर सकती थी। उन लोगों ने तनय को पकड़ लिया और बोले, इज्जत से चलता तो इतना तमाशा नहीं होता। तनय ने उन लोगों को देखा और मुस्कुरा दिया। उनमें से एक गुंडा तनय को देख के बोला, लगता है सिर पर लगे से पागल हो गया है। तनय कुछ नहीं बोला और अपना हाथ दोनों गुंडों से छुड़ा के चेयर पर बैठ गया। वो दोनों आदमी फिर तनय को पकड़ने जा रहा था कि एक गोली आई और जो आदमी तनय के जस्ट सामने था इसके सिर के आर पार हो गई और वो आदमी तनय के पैर में गिर गया। तनय उस आदमी को देख के मुस्कुरा दिया। दूसरा आदमी हैरान हो गया कि तभी जिस आदमी ने अदा की गर्दन पर चाकू रखा था उसके सिर पर किसी ने गन रखी और वो आदमी भी ढेर हो गया। अदा अचानक से गोली की आवाज आपने इतने पास से सुन के डर गई और चीख पड़ी। पीछे खड़े अधिप ने तुरंत अदा को घुमा के अपने सीने से लगा लिया। अदा ने सिर उठा के अधिप को देखा तो अधिप अपने सीरियस फेस के साथ उसको देख रहा था, जैसे आंखों से ही बोल रहा हो, गिलहरी तुम घर चलो फिर बताता हूँ। पर क्या फायदा, अदा को जब मुंह बोली बातें नहीं समझ आती थी तो एक्सप्रेशन से बोली बात कैसे समझ आती। लेकिन अदा को अधिप की बात याद थी, तुम मुझे ना देखा करो, इसलिए उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। अधिप ने भी कस के अदा को अपने सीने से लगाया हुआ था। तभी वहां के बाकी के गुंडे अधिप की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले ही जन्य और बॉडीगार्ड की टीम वहां आई गई और अधिप को कवर करके उन लोगों पर गोलियों की बरसात करने लगे। कुछ देर बाद तनय सोफे पर मासूम सा फेस लिए बैठा था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। साइड ने जन्य भी सिर नीचे करके खड़ा था। जन्य ने अधिप से वादा किया था वो अदा की सिक्योरिटी करेगा, लेकिन एक बार फिर अदा पर मुसीबत आई और वो वहां नहीं था। जन्य को अपनी गलती पता थी, लेकिन उसके लिए उसका भाई जरूरी था जिसके काम के लिए वो गया था। तनय बार बार नजरें उठा के अपने सामने गुस्से में बैठे अधिप को देख रहा था। अदा भी तनय के बगल में बैठी थी। अधिप की लाल आंखें देख के तनय की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और अदा तो वैसे ही नासमझ थी, तो वो अपने उदासीन फेस के साथ ही बैठी थी। उसको पता ही नहीं था यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ की शांति इतनी डरावनी क्यों हो रखी है। तनय ने माहौल को ठीक करने के लिए खुद ही पहल की और अधिप से बोला, तुम तो मीटिंग के लिए बाहर गए थे, इतनी जल्दी कैसे आए। अधिप की मुट्ठी गुस्से में कस गई। उसके जबड़े सख्त हो गए थे। अधिप आधी दूर तक चला गया था, लेकिन उसको अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसको अदा की चिंता सता रही थी, जिसकी वजह से वो वापस आ गया था। और जब वो घर आया तो अदा को ना पाके सबके पहले जन्य को कॉल किया, तो जन्य ने तुरंत तनय का पता किया और दोनों होटल पहुंच गए। अधिप को गुस्से में देख के तनय सिर नीचे करके बोला, सॉरी वो मैं इला से मिलने गया था तो। अधिप का गुस्सा अब फुट पड़ा और वो दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारे लिए वो लड़की जरूरी है। तनय ने नजरें उठा के देखा और मन में बोला, बोल तो ऐसे रहा है जैसे गिलहरी इसके लिए जरूरी नहीं है। मैं क्या समझता नहीं हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग छोड़ के ये वापस क्यों आया। लेकिन क्या करें, अभी कुछ बोल नहीं सकता, गलती मेरी है। तनय सोच रहा था कि अधिप फिर चिल्लाते हुए बोला, बहुत हीरो बनना रहता है तुमको, साथ में बॉडीगार्ड नहीं ले जा सकते थे अगर तुमको कुछ हो जाता तो। तनय ने तुरंत नजरें उठा के अधिप को देखा। अधिप उसके लिए परेशान था। तनय मुस्कुरा दिया और बोला,
मुझे पता नहीं था तू मुझसे इतना प्यार करता है। अधिप खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, बकवास मत कर, जानता है ना हर जगह दुश्मन है मेरे, बस एक मौका चाहते हैं मुझे चोट पहुंचाने का, पर तेरे कुछ समझ नहीं आता, खुद तो अकेले घूमता है, साथ में इसको और अपने साथ ले गया। ये तो है ही बैल बुद्धि, तुझे समझ नहीं है क्या इसको कहाँ लेकर जाना है कहाँ नहीं। तनय ने मुंह बना लिया और फिर मन में बोला, आ गया न लाइन पर, सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देता। गिलहरी की गर्दन पर चाकू देख के डर गया ये, इसलिए इतना गर्म हो रहा है। ये सब क्या पहली बार हुआ है मेरे साथ। अधिप ने फिर कुछ नहीं कहा और गुस्से में अपने रूम में चला गया। तनय ने फिर जन्य की तरफ देखा तो जन्य भी अपने दांत पीसते हुए उसको देख रहा था। तनय बेचारों सा मुंह बना के बोला, तू तो समझ मेरी फीलिंग्स। जन्य भी कुछ नहीं बोला और गुस्से में वहां से चला गया। तनय ने बेचारों सा मुंह बना लिया और अदा से बोला, गिलहरी कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझता, कितने दिनों बाद इला से मिलने का मौका मिला था, कैसे जाने देता। अदा शांति से तनय की बात सुन रही थी। तनय फिर बोला, पर दोनों गुस्सा हो गए हैं, मनाना पड़ेगा। तनय सोचने लगा, वो कैसे दोनों को मनाए। फिर तनय के दिमाग में कुछ आया और वो मुस्कुरा दिया और अदा को अपनी तरफ घुमा के उसको अपना प्लान समझाने लगा। कुछ देर बाद अदा अधिप के कमरे में आई तो अधिप गुस्से में विंडो पर खड़ा किसी से फोन पर बात करते हुए बोल रहा था, किसके आदमी थे पता करो और अदा को कैसे जानते हैं और उसको क्यों पकड़ने आए थे। मुझे जल्द से जल्द सारी डिटेल्स और वो इंसान चाहिए। अधिप बोल रहा था कि अदा ने आके उसको पीछे से हग कर लिया। अधिप अचानक से चौंक गया। उसने कॉल कट किया और अपना सिर नीचे करके देखा तो अदा के हाथ उसके पेट पर थे। अधिप ने गहरी सांस ली और अदा को घुमा के अपने सामने किया तो अदा तुरंत अधिप को देख के अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए मासूमियत से बोली, आई लव यू अधिमानव। अधिप का दिल भी अदा की पलकों जैसे फड़फड़ाने लगा और ऐसा होता भी क्यों नहीं, अदा बोली ही इतनी मासूमियत और प्यार से थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। अदा को नहीं पता था वो क्या बोल रही है। तनय ने उसको जैसा सिखाया उसने वैसा कर दिया, लेकिन अधिप के दिल में बेचैनी बढ़ गई थी। अदा फिर अधिप से दूर हुई और इधर उधर देखने लगी तो उसको बेड दिखा। अदा अधिप का हाथ पकड़ के बेड के पास लाई और बेड के ऊपर चढ़ के अधिप के दोनों कंधे पर हाथ रख के उसके ऊपर झुकते हुए बोली, कैन आई किस यू। बोल के अदा ने अपने होठ अधिप के होठों पर रख दिए। अधिप की तो धड़कने ही रुक गई। उसकी आंखें उल्लू जैसी फैल गई, लेकिन अदा उसके होठ पर होठ रखे उदासीनता से देख रही थी। उसको कुछ समझ नहीं थी वो क्या कर रही है, लेकिन उसकी इस हरकत से अधिप का दिल फड़फड़ा के हाथ पर आने की कंडीशन में आ गया था। एपिसोड 20 नैनो के तीर। अदा अधिप के होठों पर होठ रखे हुए उदासीनता से देख रही थी और अधिप का दिल बाहर आने को तैयार था। अदा फिर अचानक से अधिप से दूर हो गई तो अधिप को ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी सांस वापस कर दी हो। उसने एक लंबी सांस भरी, लेकिन अदा की आगे की हरकत और बात सुन के तो अधिप बेहोश होने वाली कंडीशन में आ गया। अदा अधिप के पहने ओवरकोट की बटन खोलते हुए बोली, सोने का टाइम हो गया है, चलो मैं आपके कपड़े चेंज कर देती हूँ। अधिप के कान सुन्न पड़ और आंखें लगभग बाहर को लटक गई। अदा ने एक बटन खोल दी और वो दूसरी बटन ओपन करने जा रही थी कि डॉट अधिप ने अपने आप को संभाला। वो जानता था अदा ऐसा कुछ खुद नहीं कर सकती, उससे करवाने वाला कोई और है। अधिप ने तुरंत अदा के हाथ पकड़ लिए। अदा अधिप को देखने लगी। उसको तो बस बटन खोलने तक तनय ने बताया था।
अगर अधिप हाथ पकड़ ले तो क्या करना है आगे उसको कुछ नहीं पता था। तो वो फिर उदासीनता से अधिप को देख रही थी। अदा एक गुड़िया जैसी थी जिसके अंदर जितनी चाबी भरो उतनी ही ताली बजाती थी। अधिप अदा को शांत खड़ा देख के बोला, तुमको ये सब किसने करने को बोला? अदा तनय का नाम नहीं जानती थी, तो क्या जवाब देती? वो शांत खड़ी रहीं। अधिप अदा को आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, तुम बस एक बार सब समझने लगो। तुमने जैसे मेरी अभी सांसें रोकने की कोशिश की ना, मैं वैसे ही तुम्हारी सांसें सीधा एक बार में बंद ही कर दूंगा। अदा को अधिप की बात ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसको तनय की बात याद थी। अगर तुमको हाँ बोलना है तो अपनी पलकें झपकाओ, नहीं तो अपना सिर हिला दो। इसलिए अदा अधिप की बात पर मासूमियत से अपने पलके फड़फड़ाते हुए बोली, ओके अधिमानव। अधिप अदा को ऐसे पलके फड़फड़ाते देख मानो फिर उसके ऊपर दिल हार गया। अदा के नैनों के तीर सीधा अधिप के दिल पर लगे थे। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्यूटनेस की दुकान जो थी हमारी अदा। अधिप आपलक अदा को देख रहा था। उसकी तो नजरें ही नहीं हट रही थी अदा से। अधिप के दिल में बस ढोल नहीं, नगाड़े, आर्केस्ट्रा सब एक साथ बज रहा था। अधिप फिर अपने होश खो चुका था। उसके दिल में बेचैनी बढ़ चुकी थी। ऊपर से अदा उसके बेहद करीब खड़ी थी। अधिप ने खोए हुए अदा के फेस पर प्यार भरा हाथ रख लिया। अदा ने भी पलके फड़फड़ाना बंद कर दिया और प्यार से बोली, बॉस। अब तो अधिप का दिल मानो ओलंपिक्स में भाग निकला। उसकी नजरें अदा के हिलते होठों पर ठहर गई। उसने अपना अंगूठा अदा के होठों पर रख लिया। अधिप के दिल में एक तेज करंट सा दौड़ गया। उसने प्यार से अदा के होठों को रफ किया और अपनी आंखें बंद करके उसको किस करने के लिए आगे बढ़ा कि अदा ने अधिप का अंगूठा अपने होठों पर देखा तो उसका मुंह बन गया। अधिप बस अदा के होठों को छूने ही वाला था कि अदा ने फिर अधिप के कान के नीचे चिपका दिया और बोली, बैड पार्ट, बैड टच। अधिप झटके से अपने सेंस में आया और हैरानी से अदा को देखने लगा। अदा भी अधिप को अपने न्यूट्रल फेस के साथ देख रही थी। अधिप ने अदा को घूर के देखा पर कुछ बोला नहीं, और बोलता भी कैसे? उसने ही तो अदा को सिखाया था। वो बात अलग थी। अदा उसकी ही सिखाई चीज उसके ऊपर सबसे पहले अप्लाई करती थी। लेकिन अधिप के मन में अभी ये सवाल घूम रहा था कि जब उसने अदा को सिखाया होठों को छूना बैड टच है, फिर अदा ने उसको अभी किस कैसे किया? अधिप अच्छे से जानता था ये सब सिखाने वाला तनय ही होगा, लेकिन तनय ने अदा को किस करना कैसे सिखाया होगा? सोचते ही अधिप की आंखें बड़ी और मुंह गुस्से से लाल हो गया। अधिप के ना चाहते हुए भी अजीब अजीब से ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। वो जल्दी से वहां से चला गया। तो अदा कंफ्यूजन में अधिप को जाता देखने लगी। अधिप बड़े कदमों के साथ हॉल में आया तो तनय और जन्य दोनों बैठे बात कर रहे थे। तनय ने अपनी नौटंकी करके जन्य को पटा लिया था और अदा को अधिप को पटाने को भेज दिया था। अधिप गुस्से में तिलमिलाया तनय के पास आया और सीधा उसके मुंह में पंच जमा दिया। तनय ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया और हैरानी से अधिप को देखते हुए बोला, अब क्यों मारा यार? अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ क्या? जन्य भी शौक में अधिप को देख रहा था। अधिप ने गुस्से में तनय का कॉलर पकड़ के खड़ा किया और अपनी क्रूर आवाज में बोला, तूने अदा को किस करना कैसे सिखाया? तनय जो पहले शौक था वो अब मुस्कुराने लगा और मजाकिया अंदाज में बोला, क्यों? तुझे अच्छा नहीं लगा? अधिप ने एक और पंच तनय के मुंह पर जमा दिया और बोला, बकवास बिल्कुल नहीं, बोल तूने कैसे उसको सिखाया? कहीं तूने डॉट। बोलते हुए अधिप रुक गया। लेकिन तनय की आंखें बड़ी हो गई। वो अधिप के आगे के शब्द जानता था। अधिप को लग रहा था कहीं तनय ने अदा को किस करके
उसको किस करना तो नहीं सिखाया। अधीप के गुस्से की वजह समझते हुए तनय भी हैरानी से अधीप के हाथ झटकते हुए थोड़ा नाराजगी से बोला, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? क्या तू मुझे ऐसा समझता है? और रही गिलहरी को किस करना सिखाने की बात, तो भाई.ai का जमाना है। आप कुछ भी टाइप करो, वैसे वीडियो बन के रेडी हो जाती है। मैंने भी एआई की हेल्प से गिलहरी को सब सिखाया। पर तू इस हद तक सोच सकता है, उम्मीद नहीं थी। कम से कम एक बार हमारी दोस्ती के बारे में तो सोच लेता, फिर ऐसे ख्याल लाता। अधीप को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वो भी क्या करता। वो अदा को लेकिन कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो गया था। अधीप वही सोफे पर सिर पर हाथ रख के बैठ गया और तनय से बोला, सॉरी यार। तनय भी अधीप के बगल में बैठते हुए बोला, इट्स ओके। पर तू ठीक है ना? अधीप ने अपना सिरना में हिला दिया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पता नहीं क्या होता जा रहा है। अदा को लेकर जरा भी कुछ होता है तो उस लेवल का गुस्सा आता है कि सामने क्या है समझ नहीं आता। तनय मुस्कुरा दिया और बोला, उसने समझना क्या है? सब क्लियर है, तो गिलहरी से प्यार करने लगा है। अधीप ने तनय को नजरें तिरछी करके देखा और बोला, प्लीज यार, मेरा बकवास सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। जन्य तुरंत ही अधीप की बात पर जवाब देते हुए बोला, तनय सही बोल रहा है। अधीप ने दोनों को एक नजर देखा और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं। जन्य अधीप को देखते हुए बोला, अच्छा फिर इतना परेशान क्यों है बच्ची को लेकर? तनय भी बीच में बोला, परेशान नहीं, पजेसिव बोल। अधीप तनय को आंखें छोटी करके देखने लगा तो तनय मुंह बना के बोला, ये इतना पजेसिव हुआ जा रहा है कि अपने दोस्तों पर भी विश्वास नहीं रहा। अधीप ने तुरंत अपनी नजरें इधर उधर कर ली और उठते हुए बोला, मेरे पास बकवास के लिए टाइम नहीं है। बोलते हुए अधीप अपने रूम की तरफ चला गया। तनय और जन्य दोनों उसको देख के मुस्कुरा दिए। अधीप रूम में आया तो उसकी नजरें एक बार फिर अदा पर टिक गई। अदा पिलो की वॉल बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कल अधीप ने बनाई थी, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। अधीप अदा के सामने बेड पर आके बैठ गया और उसके हाथ की पिलो पकड़ ली। अदा फिर अधीप को देखने लगी। अधीप फिर अदा की नजरें बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके जहन में अदा का उसको किस करना घूम गया। उसको एक बार फिर बेचैनी महसूस होने लगी। अधीप ने तुरंत अपनी नजरें इधर उधर कर ली और जल्दी जल्दी पिलो लगाते हुए बोला, सो जाओ और आज मेरे साइड मत आना, वरना याद है ना, पैराशूट से बांध के उड़ा दूंगा। अदा अधीप की बात सुन के बोली, ओके बॉस। अधीप ने एक बार भी अदा की तरफ नहीं देखा और लाइट ऑफ करके नाइट क्लब ऑन करके अदा की तरफ पीठ करके लेट गया। अधीप के दिमाग में तनय और जन्य की बातें घूम रही थी, उसके साथ साथ अदा का किस करना तो वो चाह के भी भूल नहीं पा रहा था। अदा भी अधीप की तरफ देख रही थी और अधीप इस बात को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। अधीप से अदा की नजरें झेली नहीं गई तो वो पलट के अदा को देखते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है, क्यों घूर रही हो मुझे? अदा शांति से अधीप को देख रही थी। अगर वो बोल पाती तो अधीप से जरूर पूछती, मैं आपको देख रही हूँ, ये बिना देखे आपको कैसे पता चला? और मेरे देखने से आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं थोड़ी ना आंखों से आपको खा जाऊंगी, जो इतना बेचैन हो रहे हों आप। पर अफसोस अदा कुछ नहीं पूछ सकती थी। अधीप ने फिर अदा को देखते हुए कहा, नींद नहीं आ रही क्या? अदा में फिर अपनी पलकें फड़फड़ाना शुरू कर दिया। अधीप एक बार फिर अदा में खोने लगा, लेकिन इस बार उसने अपने आप को तुरंत संभाल लिया और गुस्से में बोला, स्टॉप इट। अदा भी सीरियस हो गई। अधीप ने अपनी आंखें खोली और अदा को घूरते हुए बोला, तुम ये ऐसे पलके नहीं फड़फड़ा सकती, समझी? ना मुझे देख सकती हूँ।
अदा सवालिया नजरों से अधिप को देख रही थी, जैसे वजह जानना चाहती हो। लेकिन अधिप दिल के हाथों मजबूर चिढ़ा हुआ सा बोला, तुम्हारा देखना क्या कम था, जो मेरा दिल बाहर निकालने के लिए ये पलके फड़फड़ाना और सीख के आ गई हो। अगर ज्यादा मुझे परेशान किया ना, तो तुम्हारी पलके काट दूंगा, समझी। पता नहीं क्या समझती हो अपने आप को, हमेशा मुझे परेशान करती रहती हो, जब पास होती हो तो भी, और जब दूर होती हो तो भी। तुमको पता है, आज बस तुम्हारी वजह से लाखों का नुकसान करके आया हूँ, उसके बाद भी तुमको चैन नहीं है। क्या चाहती हो? अपना दिल निकाल के बाहर चिपका लूं, जिससे तुम मेरा दिल फड़फड़ाते देख सको, तब तुमको शांति मिलेगी। अदा मासूमियत से अधिप को देख रही थी, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अधिप आखिर बोलना क्या चाहता है, लेकिन उसकी नजरों में सवाल थे, जैसे पूछना चाहती हो उसने किया क्या है। वो तो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती। अधिप अदा की नजरों को फिर से अपने ऊपर पाके उसकी आंखें दबाते हुए बोला, बोला ना, तुम मुझे नहीं देख सकती। ज्यादा परेशान किया ना, तो तुम्हारी सर्जरी करके तुमको लड़का बना दूंगा। तुमको तो वैसे कुछ समझ नहीं आएगा। अदा थोड़ा सा मछली और अधिप का हाथ पकड़ के अपनी आंखों से हटा के बच्चों सा मुंह बनाते हुए अधिप को देखने लगी। अधिप ने अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से में बोला, तनय, मैं सच में तुमको मार दूंगा। क्या क्या फेस बनाना सिखाया है तुमने इसको? अधिप चिल्ला रहा था कि अदा को फिर तनय की बात याद आई और वो पिलो के ऊपर रेंग के अधिप के साइड आई और उसके ऊपर लेट के उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, ना मुन्ना ना, गुस्सा नहीं करते। अधिप की आंखें और दिल दोनों एक साथ बाहर आ गए और वो शौक में अदा को देखने लगा। अदा आराम से उसके ऊपर लेटी उसके सीने पर सिर रखे उसके बालों में उंगलियां घुमा रही थी। अधिप की सांसें उखड़ने वाली हालत हो गई थी। अधिप ने कस के अपनी आंखें भींच ली और बोला, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अदा ने सिर उठा के अधिप को देखा, जैसे फिर पूछना चाह रही हो, अब उसने क्या किया? तनय ने ही तो उसको ऐसा करने को बोला था और उसने कर दिया। उसने कहीं कोई गलती की क्या? लेकिन अधिप अदा की हरकतों से परेशान हो गया था। तनय ने ना जाने उसको क्या क्या सिखाया था। अधिप तो ये सोच के परेशान था, जब अदा कुछ नहीं समझती तब उसका ये हाल है, तो जब अदा फीलिंग्स को, इमोशन को समझने लगेगी, तो उसकी जान एक बार में ही निकाल देगी। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। अब वो अदा को तनय से दूर ही रखेगा, वरना ऐसे तो वो कर चुका अदा पर एक्सपेरिमेंट। अदा से पहले उसको अपने दिल का इलाज करना पड़ेगा, जो अदा के पास आते ही ऐसे फड़फड़ाता है जैसे डीजे पर नाच रहा हो।